नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, आप सभी को पता है मात्र 45 दिन आपके एग्ज़ाम में बचे हुए हैं और 45 दिन में आपको कुछ इस प्रकार तैयारी करनी है कि आपको रिवीजन के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो MP जीके का आप सभी को पता है, MP PSC के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वेटेज है। लगभग 90 नंबर के प्रश्न MP से पूछे जाते हैं। तो उन्हीं 90 नंबरों को कवर कराने के लिए मैं आपके लिए रोटी सीरीज या हमारी रामबाण सीरीज लेके आया था। आज उसका 42वां लेक्चर है। दोस्तों, कभी आपने नहीं देखा हो तो आप जाएंगे हमारे चैनल PSC बाय डीसी सर पर, तो आपको वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी MP PSC MCQ सीरीज, उसमें आपको पूरे लेक्चर मिल जाएंगे। तो भैया, जिसने आज से स्टार्ट किया वहाँ एक बार जाकर ज़रूर देख ले, क्योंकि PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। क्योंकि मैं जितने पेपर लगा रहा हूँ मुझे वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्रश्न हमेशा रिपीट हो रहा है। कभी रिपीट भी नहीं हो रहा है तो उनकी जो डिटेल में बता रहा हूँ वहाँ से रिपीट हो रहा है। तो आपको लगातार इन पर काम करना है, तो इस सीरीज को देखना बिल्कुल ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 41 के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चिन्नौर चावल के लिए प्रसिद्ध था। आप सभी ने उत्तर दिया बालाघाट, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा था मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका भैया आपने जिसने आंसर नहीं दिया वो आज उत्तर दीजिएगा और लिखिएगा सर क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर नंबर 41 का यहाँ आंसर है। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए क्या क्या पूछा है। काली मिट्टी में लोहे एवं चूने की बहुत मात्रा पाई जाती है। तो हाँ सर, चूने और लोहे की बहुत मात्रा पाई जाती है, इसी के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, काली काली काला रंग होता है। साथ साथ इसकी जो उपज क्षमता होती है वह भी बहुत अधिक होती है। दूसरा है कि बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर पूछा है बघेलखंड, तो हाँ सर, बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है ये भी। भिंड मुरैना में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो हाँ सर, क्यों? क्योंकि भिंड मुरैना जो मध्य भारत का पठार है, आप सभी को पता है, वह गंगा यमुना के द्वारा वहाँ कर लाए गए अवसाद से बना हुआ है। तो अवसादीकरण से ही कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसका यह भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 2 3 इसका राइट आंसर है। अब आ जाओ भैया, एक बार मैं मैप में बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में सर 5 प्रकार की मृदा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब 5 प्रकार की मृदा कौन कौन सी है उसे मैं अभी बता देता हूँ। तो देखिए, ये बालाघाट वाले क्षेत्र में हमें कौन सी देखने को मिलती है, लेटेराइट मृदा देखने को मिलती है। यहाँ मध्य प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल पर फैली हुई है। उसके बाद आप जाओगे यहाँ पर बुंदेलखंड में, तो बुंदेलखंड में आपको मुख्य रूप से कौन सी मृदा देखने को मिलने वाली है, तो यहाँ पर हमें मिश्रित मृदा देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कि मोटे अनाज के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर ये वाले क्षेत्र में पूरे में हमें कौन सी मिलने वाली है, बघेलखंड और इधर वाले क्षेत्र में, तो इधर में हमें मेहंदी मिलती है लाल पीली मृदा। ठीक है, यहाँ पर काली मृदा भी मिलती है, ये नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है इसमें। तो इतना तो याद ही रखना, ये बघेलखंड वाले पूरे क्षेत्र में हमें कैसी मिलती है, लाल पीली मृदा देखने को मिलती है। फिर आप जाओगे मध्य भारत में, तो यहाँ पर आपको मिलेगी जलोढ़ मृदा, और हमारे मालवा के पठार में निमाड़ में हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है। सर्वाधिक हमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में काली मृदा देखने को मिलती है। तो ये मध्य प्रदेश की मिट्टी का वर्गीकरण था, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी सही सुमेलित पूछ रहा है। तो देखो, पन्ना से हीरा मिलता है, बिल्कुल सही सर। बालाघाट से तांबा, बिल्कुल सही। कटनी से चूना पत्थर, हाँ सर बिल्कुल सही, क्योंकि कटनी में हमें देखने को मिलता है क्या, विंध्याचल पर्वत रेंज हमें देखने को मिलती है। केमूर का पठार, तो केमूर का जो पठार है वहाँ थोड़ा बहुत कटनी में विस्तृत है, वहाँ पर हमें चूना पत्थर प्राप्त होता है। सागर से मैग्नीज, नहीं सर। सागर में कौन सी चट्टान फैली हुई है, तो सर सागर में आपने बता रखी है विंध्यन श्रेणी हमें देखने को मिलती है। और विंध्यन श्रृंखला या विंध्यन श्रेणी से हमें कैसे घर बनाने की सामग्री मिलती है, तो मैग्नीज तो मिल ही नहीं सकता है। मैग्नीज हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलती है, और धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वह हमें कहाँ पर, बालाघाट वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो बालाघाट सिवनी वाले क्षेत्र में हमें मैग्नीज, तो इसका राइट आंसर ये हो जाता है कौन सा, सागर। यहाँ पर पूछा था सुमेलित नहीं है पूछा था। ठीक है, मैंने नहीं है कि जो मैंने मध्य प्रदेश की भूगोल का टेस्ट बनाया था
और कभी आपने उस भूगोल के टेस्ट को नहीं दिया है तो भैया हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो PSC बाय DC सर, वहाँ पर जाके दीजिएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा कि सर जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपने लगभग वैसे ही प्रश्न बनाए थे। अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट खनिज बता देता हूँ। तो जैसे स्लेट याद रख लेना, स्लेट कहाँ से मिलता है? मंदसौर से मिलती है। ठीक है। फिर याद रखना भैया टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ से मिलता है सर? नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद से मिलता है। फिर याद रखना टिन, तो टिन हमें कहाँ से मिलता है? तो सर टिन हमें बैतूल से प्राप्त हो जाता है। फिर ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट भी हमें कहाँ से मिलता है? बैतूल से ही प्राप्त हुआ है। फिर रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट को याद रखना, यह मुख्य रूप से कहाँ पर? झाबुआ में। हाल ही में इसकी खोज सागर दमोह वाले क्षेत्र में भी की गई है, परंतु मुख्य रूप से इन स्थानों पर पाए जाते हैं। आपके पेपर में ये सभी भी पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पे जाओ। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को जैव रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? तो भैया टाइगर रिजर्व कान्हा सर नहीं, पेंच नहीं, सतपुड़ा नहीं, यानी राइट आंसर क्या है? पन्ना टाइगर रिजर्व है। अब देखो जैव बायो रिजर्व की हम बात करते हैं या बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने हैं भैया? 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और 3 बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ पर स्थित है उन सब के अपन लोकेशन के हिसाब से पढ़ लेते हैं तो आपको याद रह जाएगा। एक है यहाँ पर, कहाँ पर? पन्ना में। ठीक है। एक है हमारा नर्मदापुरम में और एक है अमरकंटक में। अमरकंटक या अनूपपुर बोल लो, अनूपपुर बोलो आप तो। ठीक है। पन्ना में हमें पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है। इसे केंद्र सरकार द्वारा 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और यह यूनेस्को में शामिल होता है 2020 में। ठीक है। नर्मदापुरम में पचमढ़ी, वहाँ भी हमारा क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे केंद्र सरकार द्वारा 1999 में घोषित किया गया था और यह यूनेस्को में कब शामिल होता है? तो यह यूनेस्को में शामिल होता है 2009 में। फिर हमारा है अनूपपुर का अचान कमार। अचान कमार की बात करते हैं तो 2005 में इसे केंद्र सरकार घोषित करती है और यह 2011 में क्या होता है? यूनेस्को में शामिल होता है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो हमारा पचमढ़ी, जिसे केंद्र सरकार ने भी 1999 में घोषित किया था और यूनेस्को में 2009 में शामिल हुआ। फिर दूसरा हमारे यहाँ बनता है अचान कमार जो कि 2011 में यूनेस्को में शामिल हुआ। तीसरा था पन्ना जो कि यूनेस्को में 2020 में शामिल हुआ। याद रखना इन तीनों को एग्ज़ाम में बार बार पूछते हैं ऐसे प्रश्न। जोड़ी भी मिलवा सकता है, कब घोषित किया ये सभी वहाँ मिलवा सकता है, तो आपको सभी के हिसाब से तैयार रहना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर खिलाड़ी के नाम दे रखें और खेल के नाम दे रखें। तो सर आपने चिंकी यादव हमें एक बार बताई थी कि भोपाल से संबंधित और चिंकी यादव शूटिंग से संबंधित है, यानी पहले का तो दूसरा होगा। तो सर 2 ऑप्शन यहाँ पर कट जाते हैं। अब सर अक्षत जोशी मेरे को नहीं मालूम, पर आपने मुस्कान किरार एक बार मुझे पढ़ाई थी और मुस्कान किरार के बारे में आपने बोला था वहाँ किससे संबंधित थी? तीरंदाजी से संबंधित थी। तो तीसरे का चौथा मुझे पता है, तो तीसरे का चौथा यहाँ पर मिल रहा है सर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। तो अक्षत जोशी भैया तो किससे संबंधित है? घुड़सवारी से। खम्मन सिंह हॉकी से संबंधित है। अब कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं भैया, जैसे कपिल परमार, फिर रूबीना फ्रांसिस। ये नाम आपको MPPSC 2025 में टकराएंगे, ध्यान रखना इन सभी को। रूबीना फ्रांसिस के बाद आपको याद रखना है एक प्राची यादव को। ठीक है। फिर पूजा वस्त्रकार को, सौम्या तिवारी को, वेंकटेश अय्यर को और एक और याद रखना है रजत पाटीदार को। ये 6-7 खिलाड़ी आपको जरूर याद रखना है, यही आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। देखो कपिल परमार जूडो खेल से संबंधित है और जिला कौन सा है? सीहोर है इनका। ठीक है। कांस्य पदक जीता था पैरा ओलंपिक में। फिर रूबीना फ्रांसिस, तो सर रूबीना फ्रांसिस शूटिंग से संबंधित है और जबलपुर से हैं और इन्होंने भी पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। फिर प्राची यादव, तो ये भोपाल से संबंधित है और इनका खेल है केनाइन। ठीक है। इनने भी कांस्य पदक जीता था। फिर देखो पूजा वस्त्रकार शहडोल से हैं, क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर, बहुत प्रसिद्ध हैं, आपको याद रखना है। फिर सौम्या तिवारी भी क्रिकेटर हैं जो कि कहाँ से संबंधित है? तो भोपाल से संबंधित हैं।
फिर वेंकटेश अय्यर भी क्रिकेटर है, जो कि कहाँ से संबंधित है, तो इंदौर से। रजत पाटीदार भी क्या है, तो ये भी क्या है, क्रिकेटर है, और ये भी कहाँ से हैं, इंदौर से संबंधित है। इन सभी खिलाड़ियों का नाम आप याद रख लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहीं से कहीं ना कहीं प्रश्न टकराएगा। अब कपिल परमार का भैया कमेंट बॉक्स में बताना कि इन्होंने किस वर्ग यानी कितने किलोग्राम कैटेगरी में पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। मैंने पहले भी बताया था, परंतु आज मैं आपसे वापस पूछ रहा हूँ। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न से पहले मैं यूनिट वाइज जो हमारी FLT चल रही है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो भैया, टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। टोटल 35 टेस्ट हैं, उसमें 99 रुपये मात्र में। जितने रुपए की आप सैंडविच खाते हो अपने प्रेमिका या अपने प्रेमी के साथ, उतने में आपको क्या मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है। और भैया 99 रुपये में ख़रीद लो तो दोनों का सिलेक्शन हो जाए। मात्र 99 रुपये हैं, जिसमें 20 FLT 15 टॉपिक वाइज मिलेंगे, और साथ में सबसे अच्छी खासियत है कि PDF मिल रही है इसकी। आप PDF डाउनलोड करके इसे ऑफलाइन मोड पे भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड करना है, या इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप कुछ भी जानकारी पूछ सकते हैं। ये रहा इस एग्ज़ाम का शेड्यूल, जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसका शेड्यूल है। अगला टेस्ट आप सभी को पता है, टेस्ट नंबर 13 है, भारत का संविधान, जो कि 4/1/2025 को होगा, यानी परसों के दिन यहाँ टेस्ट होगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहना, क्योंकि अब हमें तैयारी करना है ज़ोरों से। क्योंकि यहाँ से भी कभी आप इस टेस्ट सीरीज को पकड़ लोगे तो आपका भारतीय संविधान का रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था का हो जाएगा, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, यानी 5 से लेकर 10 यूनिट, आगे की 5 यूनिट का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो भैया लगातार लगे रहोगे तभी सिलेक्शन होगा। मेरा तो यही मानना है, इसे खरीदो, इन्वेस्ट है, इसका प्रॉफिट पक्के में आपको मिलने वाला है। ठीक है भैया, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। योगेश मालवीय को किस खेल हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? तो देखो, योगेश मालवीय मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से संबंधित हैं, और यह पहले भारतीय व्यक्ति है जिन्हें मल्लखंब खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस खेल में? मल्लखंब खेल में। और मल्लखंब खेल आप सभी को पता है मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय खेल है। तो याद रखना, योगेश मालवीय मल्लखंब खेल से संबंधित है। इन्हें 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था मल्लखंब खेल में। देखो, आज ही भारत सरकार द्वारा खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है, और खेल पुरस्कारों के अंतर्गत हमारे यहाँ के 2 खिलाड़ी, एक कपिल परमार जो कि जूडो से संबंधित है, और एक रुबीना फ्रांसिस जो कि शूटिंग से संबंधित है, दोनों को इस वर्ष का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद रखना भैया, ये दोनों इंसान आपके पेपर में टकराएंगे, अभी भी बोल रहा हूँ। कपिल परमार, रुबीना फ्रांसिस में से दोनों में से एक आपके एग्जाम में टकराएगा, क्योंकि कांस्य पदक जीता, अब उसके बाद क्या जीत लिया, उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया। अब आपको कमेंट बॉक्स में मैंने पहले भी बोला है कि आपको क्या बताना है, कपिल परमार ने कितने किलोग्राम कैटेगरी में जूडो में कांस्य पदक जीता था पैरा ओलंपिक में। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कपिल परमार, याद रखना, सीहोर जिले से संबंधित है, और रुबीना फ्रांसिस जबलपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, इन दोनों के बारे में याद रखना। आज ही घोषणा हुई है खेल पुरस्कारों की, उसकी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो नहीं मिलेगी तो आपको कम से कम उसकी PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप एक बार उसे पढ़ के जरूर जाइएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ई पाठशाला ऐप किससे संबंधित है? तो ई पाठशाला ऐप भैया NCERT ने लॉन्च की थी, और यह पुस्तकों से संबंधित है। यहाँ पर आपको NCERT की हर किताब मिल जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजा भोज की राजधानी क्या थी? तो आप सभी को पता है, राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। इनकी जो राजधानी थी वहाँ थी धारा नगरी, यानी धार। ठीक है, राजा भोज को बहुत बड़ा विद्वान बोलते हैं, लेखक बहुत बड़े थे। जो अकबर की आईने अकबरी किताब थी, आईने अकबरी, जो कि अकबर के कार्यकाल में लिखी गई थी अवल फजल द्वारा, आईने अकबरी, उसमें राजा भोज का विवरण मिलता है भैया। राजा भोज के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई, जैसे चंपू रामायण लिखी थी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखी सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, भोज, फिर इन्होंने लिखी थी योग सूत्र वृत्ति। ठीक है, तो ये सभी किताब को याद रखना। ये मैंने किताबें उन्हीं को शामिल किया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गढ़मंडला के अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन थे? तो देखो भैया, 1857 की क्रांति में आप सभी को पता है 2 व्यक्ति थे जबलपुर से। एक थे शंकर शाह, और उनके पुत्र थे रघुनाथ शाह।
उन दोनों को बंदूक के आगे बांधकर उड़ा दिया गया था। तो जो सबसे आखिरी प्रतापी राजा थे उनका नाम था शंकर शाह। शंकर शाह का विवाह होता है कुंवर रानी के साथ। किसके साथ होता है? कुंवर रानी के साथ इनका विवाह होता है। और शंकर शाह क्या करते थे, जो इनकी देवी थी आराध्य देवी, उनके सामने कविता लिखकर अंग्रेजों की मुक्ति की क्या करते थे, मांग करते थे। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा राजा कविता लिखकर अंग्रेजों की मृत्यु के लिए मांग करता था अपनी देवी के सामने? तो कौन करते थे? शंकर शाह करते थे। तो देखिए, शंकर शाह याद रखना गोंड वंश से संबंधित थे। इनके बेटे थे रघुनाथ शाह। इन दोनों को किससे? बंदूक के आगे उड़ा दिया था, बंदूक के आगे बांधकर। ये कितनी बार प्रश्न पूछा गया शंकर शाह और रघुनाथ शाह के ऊपर। और हाल ही में इनका स्टेचू जबलपुर में स्थापित किया गया था, शंकर शाह और रघुनाथ शाह का। फिर शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना भी हाल ही में आप सभी को पता है जबलपुर में की गई है। तो कितने सारे फैक्ट हैं भैया, बार बार जो रिवीजन हो रहा है ना, उसी से आपका भला हो जाएगा। ठीक है, याद रखना गोंडवाना रियासत के दोनों राजा थे, शंकर शाह और रघुनाथ शाह गोंड राजा थे। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप देख रहे होंगे शंकर शाह से कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का निर्माण आप सभी को पता है कि मौर्य राजा अशोक के द्वारा कराया गया था। इसकी जो बाउंड्री वॉल थी उसका निर्माण पुष्पमित्र शुंग ने कराया था। किसने कराया था? पुष्पमित्र शुंग ने कराया था। अब देखो, हमारे यहाँ भरूच का स्तूप है, कहाँ पर? सतना में। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। ये किस काल का है? तो यह शुंग कालीन है, भरूच का स्तूप। तो सांची स्तूप मेनली बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, सांची के स्तूप को 1989 में किस में शामिल किया गया था? यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये बात भी आपको याद रख लेना। सांची मध्य प्रदेश की पहली सोलार सिटी है। पहली सोलार सिटी कौन सी है? सांची। कहाँ पर स्थित है? रायसेन में स्थित है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमृतलाल बेगड़ का संबंध किससे था? आप सभी को पता है नर्मदा मानव इन्हें कहा जाता है। और अमृतलाल बेगड़ का संबंध था चित्रकला से। ये 2022 का पेपर है, किसका? हमारे उसका क्या बोलते हैं, डेंटल सर्जन का। और आप 23-24 में देखेंगे तो अमृतलाल बेगड़ का हमारे एमपीपीएससी में भी पूछा था सेम प्रश्न कि अमृतलाल बेगड़ का संबंध निम्न में से किससे है? तो वह क्या थे भैया? चित्रकार थे। और इनके द्वारा नर्मदा समग्र, माँ नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, नर्मदा समग्र नहीं, माँ नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, फिर उसके बाद तीरे तीरे नर्मदा, ये किताबें इनके द्वारा लिखी गई थी। तो याद रख लेना भैया, इनके बारे में भी जबलपुर से संबंधित थे। नर्मदा मानव इन्हें कहा जाता था। अपना पूरा जीवन नर्मदा नदी की सेवा में इन्होंने गुजार दिया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। भीलट बाबा कौन है? तो आप सभी को पता है भीलट बाबा भीलों के प्रमुख देवता हैं। और भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में रहती है, यह भी मैंने बताया था। राठवा इनकी एक प्रमुख उपजाति है। फिर मैंने बताया था कि इनकी एक गुड़िया कला है जो कि झाबुआ राजपुर में प्रसिद्ध है, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ। इनका एक प्रमुख उत्सव है भगोरिया, जो कि फागुन या होली के दौरान लगता है, यानी मार्च महीने में हर साल लगता है। अब अगले प्रश्न पे जाओ। मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अभियान प्रारंभ किया? तो देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा चालू की गई थी। कब? 22 जनवरी 2015 के दिन। इसका उद्देश्य क्या था कि भैया लिंग अनुपात को बढ़ावा देना, साथ ही बेटी की शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, दोनों उद्देश्य से यह योजना भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने पंख अभियान चलाया था। कौन सा? पंख अभियान शुरू किया था। यह पंख अभियान आपको याद रखना है 24 जनवरी के दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया जाता है। 24 जनवरी 2021 के दिन यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। यहाँ पर पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, ए का मतलब होता है अवेयरनेस, एन का मतलब होता है न्यूट्रिशन, के का मतलब होता है नॉलेज, और एच का मतलब होता है हाइजीन। यानी मध्य प्रदेश की बच्ची का भैया हमें प्रोटेक्शन भी करना है, यानी उनको सुरक्षा भी प्रदान करनी है,
उनको अवेयर भी कराना है प्रोग्राम से, उन्हें न्यूट्रिशन यानी पोषण पूरा देना है, नॉलेज यानी शिक्षा देना है, हाइजीन यानी उनकी साफ सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इन सभी के उद्देश्य से 24 जनवरी 2021 के दिन मध्य प्रदेश सरकार ने पंख अभियान शुरू किया था। तो ये भैया फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा गया है, तो दोनों को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हितग्राही परिवार को वित्तीय वर्ष में कितनी राशि देने का प्रावधान है? पहले तो देख लो भैया, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना क्या है। यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। यह योजना 22 सितंबर 2020 को शुरू की जाती। कब? 22 दिसंबर 2020 को शुरू की जाती। यह मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग की एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं और कितने किस्तों में? 3 किस्तों में, यानी 2-2 हज़ार रुपये करके 3 बार यह राशि प्रदान की जाती है। तो याद रखना, इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि देते हैं? 6,000। यह प्रश्न दूसरी बार रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न पे आओ। मध्य प्रदेश शासन की मिशन ग्रामोदय योजना के कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, हमें इस पे विचार करना है मिशन ग्रामोदय योजना पर। तो ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को आवास सुविधा प्रदान की जाएगी, बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इस योजना का प्रारंभ भोपाल जिला मुख्यालय से किया गया था। तो यहाँ आंसर इसका गलत हो जाता है, यानी इसका राइट आंसर क्या है? एक और दो। अब देखो, मिशन ग्रामोदय की बात करते तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 2021 में शुरू किया गया था। कब? मार्च 2021 में। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम इंफ्रास्ट्रक्चर और घर यानी हाउस की सुविधा प्रदान करें सभी व्यक्ति को। इस योजना की शुरुआत आप सभी को याद रखना है, धार जिले से की गई थी। कहाँ से? धार जिले से इस योजना की प्रारंभ की गई थी यह योजना। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी सेवाओं का विस्तार करना, साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार को आवास सुविधा प्रदान करना। कब प्रारंभ की गई थी? तो मार्च 2021 में प्रारंभ की गई थी, ये बात याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रो शरद पगारे कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? शरद पगारे के बारे में अपन ने 3-4 दिन पहले भी बात करी थी। रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और मैंने ये भी बताया था कि उन्हें कौन सा सम्मान दिया गया था। देखो, शरद पगारे की आज हम वापस बात करते हैं। तो शरद पगारे का जन्म शरद पगारे का खंडवा जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पर होती? इंदौर जिले में। ये भारत के बहुत बड़े उपन्यासकार थे। इन्हें 2020 में इनका एक उपन्यास था पाटलिपुत्र की सामग्री, ठीक है, सामग्री के लिए क्या दिया गया था? व्यास सम्मान दिया गया था। याद रखना, ये इनका एक उपन्यास था। अब आने वाले समय में इनके उपन्यास का नाम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि निम्न में से उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। इनके कुछ अदर उपन्यास या कहानियां हैं, उनके बारे में भी आप याद रखना। तो देखो, इनके द्वारा मैंने बताया था गुलारा बेगम लिखी है। एक तो बेगम के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखते थे, गुलारा बेगम इन्होंने लिखी। फिर बेगम जेनावादी, ये किताब भी किसके द्वारा? शरद पगारे के द्वारा लिखी गई। फिर एक थी संध्या तारा। ये तीन ही किताबें याद रखना किसके द्वारा लिखी गई हैं? शरद पगारे के द्वारा लिखी गई हैं। हाल ही में इनका निधन हुआ है, इसलिए इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे थे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। सिंगोरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सिंगोरगढ़ का किला आप सभी को पता है, गोंड राजाओं ने बनवाया था। ये इस किले को रानी दुर्गावती ने अपना क्या बनाया था? राजधानी बनाई थी सिंगोरगढ़ को। तो यह किला कहाँ पर है? दमोह में स्थित है। ठीक है, याद रखना। मदन महल कहाँ पर है? तो मदन महल सर हमारे जबलपुर में स्थित है। ठीक है, फिर देखो मैं कुछ किले हमारे मध्य प्रदेश के बता देता हूँ। तो ग्वालियर का किला ग्वालियर में है। ठीक है, आधे गाँव का किला सिवनी में है। याद है कि नहीं आप सभी को? तो याद रखना भैया, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंगोरगढ़ का किला हमारा कहाँ पर है? दमोह में है। फिर मांडू का किला मांडू धार में है। ठीक है, खरबूजा महल कहाँ पर है? तो सर खरबूजा महल हमारे यहाँ धार में स्थित है। तो ऐसे बहुत सारे किले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेनगंगा नदी बहती है, तो आप सभी को पता है बैतूल से नहीं बहती, खंडवा से नहीं सर, डिंडोरी से नहीं। बेनगंगा नदी का उद्गम सर होता है सिवनी जिले के पारसवाड़ा पठार से, और सिवनी जिले से बहती हुई यह नदी किस में प्रवेश करती है? बालाघाट में, और बालाघाट के बाद महाराष्ट्र में जाती है, और महाराष्ट्र में किस में मिल जाती है? गोदावरी में। ठीक है, एक इसकी सहायक नदी है वर्धा, जो कि निकलती है बैतूल से और इसमें आके मिलती है महाराष्ट्र में,
और महाराष्ट्र में यहाँ पर ये दोनों नदी मिलती हैं, वर्धा और बेनगंगा। वहाँ पर इन दोनों नदी को क्या कहा जाता है, प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, और प्राणहिता के नाम से यह नदी आगे जाके गोदावरी नदी में मिलती है। ठीक है, फिर कानन, पेंच, ये फिर बावनथड़ी, ये सभी नदी बेनगंगा नदी का जो भाग है उसका ही हिस्सा है, आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंदेरी की साड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चंदेरी शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है चंदेरी शहर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और चंदेरी कहाँ पर है? अशोकनगर में स्थित है। चंदेरी की साड़ियों को मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था, यानी मध्य प्रदेश का पहला उत्पाद था जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था 2005-2006 में। याद रखना कि किसे, चंदेरी शहर की जो साड़ियाँ उन्हें 2005-2006 में क्या दिया गया था, जीआई टैग प्रदान किया गया था। यह मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग उत्पाद है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मटकी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सर मटकी हमारे मालवा में की जाती है। कभी भी खुशी का माहौल होता है तब हमारे यहाँ क्या करी जाती है, मटकी नृत्य किया जाता है। बुंदेलखंड का आप सभी को पता है राई है, जो कि मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य भी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। चिड़ी खो पर्यटक स्थल किस जिले में है? तो देखो भैया, चिड़ी खो जो पर्यटक स्थल है वहाँ है हमारे राजगढ़ जिले में। ठीक है, राजगढ़ में नरसिंहगढ़ आता है, नरसिंहगढ़ के पास ही चिड़ी खो पर्यटक स्थल मिलता है, और चिड़ी खो अभ्यारण्य भी है कहाँ पर, राजगढ़ में। अब अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं बता देता हूँ कि देखिए रायसेन में क्या रातापानी है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो भोपाल में है। सर आपके सीहोर में क्या है? तो सीहोर में भैया एक है जामी मस्जिद, याद रख लेना। हथनोरा पाषाणकालीन स्थल, यहाँ से सबसे प्रथम साक्ष्य मिलते हैं हथनोरा से। 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा यहाँ पर खोपड़ी मिली थी, जिसे नर्मदा मानव नाम दिया गया था, वो भी हमारे सीहोर से ही है। तो सीहोर में भी बहुत सारी जगह हैं, याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की वरिष्ठ से कनिष्ठ का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए भैया, राज्य मंत्री परिषद की बात की, यानी राज्य की बात कर रहे हैं, तो राज्य में भी सबसे बड़ा कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। तो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री होता है, यहाँ पर 3 स्थानों पर लिखा है। उसके बाद आता है राज्य मंत्री, तो ये राज्य मंत्री। उसके बाद आता है उप मंत्री, और उसके बाद आता है संसदीय सचिव। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। अब देखो भैया, कोर्स है आप सभी के लिए चल रहा है अभी मात्र 999 में यह कोर्स आपको मिल रहा है। अभी प्राइस घटे हैं न्यू ईयर के लिए, तो 999 में ख़रीदने में कोई परेशानी नहीं है। लगभग 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, केवल यूनिट 1 बची हुई है और यूनिट 10। ठीक है, तो यूनिट 1 की क्लास भी चल रही है, यूनिट 10 की क्लास भी चल रही है, और साथ में यूनिट 7 की क्लास भी कंटिन्यू है। तो भैया इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, मात्र 999, 1499 भी काट दो, 999 में पूरी PDF मिलेगी। अब कौन खरीद सकता है भैया? जिसे रिवीजन करना है वो व्यक्ति खरीद लो, जो अभी स्टार्ट उसने पढ़ाई की है वो व्यक्ति भी इसे खरीद सकता है। तो भैया इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। अब हम करंट अफेयर की बात करते हैं 3 की। तो 3 करंट अफेयर में से पहला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भैया मध्य प्रदेश सरकार ने बसंत प्रताप सिंह के स्थान पर मनोज श्रीवास्तव को मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त घोषित किया है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के सर जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है इंदर सिंह परमार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले की गजक को जीआई टैग दिया गया था? तो भैया आप सभी को पता है गजक तो मुरैना की प्रसिद्ध है, और मुरैना की गजक को जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर है बी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। साथ ही में आपको 2 प्रश्न का आंसर देना है। एक है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में कखंड मठ मंदिर स्थित है? कखंड मठ मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल कौन थे? दोनों का आंसर आज आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखता हूँ कितने लोग इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, कितने लोग सीरियस है अपनी पढ़ाई के लिए। जो व्यक्ति सीरियस होगा वह जरूर आज हमारे लेक्चर में कमेंट करके जाएगा। मिलते हैं इसी तरह कल वापस से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।